हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और शानदार एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, आज हमारे साथ बातचीत के लिए हैं ऐश्वर्या मिश्रा। ऐश्वर्या मिश्रा एडवोकेट करेंटली लखनऊ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं। वैसे वह लखनऊ हाई कोर्ट के अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी अपनी अपीयरेंस देती हैं। इन्होंने क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी लंदन से एलएलएम किया हुआ था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कई कमर्शियल डिस्प्यूट्स में उनको एज ए आर्बिट्रेटर भी अपॉइंट किया था। तो आज हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। आज हम इनसे बातचीत करेंगे मेंटेनेंस के लॉ के संबंध में कि मेंटेनेंस का लॉ क्या है, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने से मना कर सकता है। हेलो ऐश्वर्या, हाउ आर यू? वेलकम टू लीगल एंड सोशल अवेयरनेस यूट्यूब चैनल। कैसी हो? बढ़िया हो? गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड बस इवनिंग बढ़िया टू यू। है, थैंक यू सो मच। और थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी अपने इस चैनल पे बुलाने के लिए। आई एम अ जूनियर टू करीम सर एंड आई हैव हैड द प्रिविलेज टू लर्न अंडर हिम, असिस्ट हिम इन अ केस, एंड ही इज ऑलवेज बीन अ गाइडिंग लाइट टू मी। आई होप मेरे तमाम व्यूवर्स को, तमाम सब्सक्राइबर्स को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तमाम जूनियर इंटर्स जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, तो बातचीत करते हैं। अक्सर लोग सबसे ज्यादा जो सवाल पूछते हैं, महिलाओं की तरफ से पूछा जाता है कि मेंटेनेंस का कानून क्या है। तो बहुत ही ब्रीफ में जरा, वाइफ अपने हस्बैंड से, बच्चे अपने पेरेंट्स से और पेरेंट्स अपने बच्चों से मेंटेनेंस किस तरीके से ले सकते हैं, उसके संबंध में लॉ क्या है, जरा इसके बारे में बताएं। सर आई वुड लाइक टू बिगिन, मैं शुरुआत करना चाहूंगी कि मेंटेनेंस एज अ वर्ड किसी लॉ में डिफाइंड नहीं है। जी मेंटेनेंस का अगर हम लोग डिक्शनरी से मीनिंग निकालें तो वो निकलता है सस्टेनेंस। सस्टेनेंस मतलब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक आय का साधन होना। जी अब वो करनी चाहिए और किसे मिलनी चाहिए, हम इस पे आते हैं। जी एक हस्बैंड को अपनी एक ऐसी वाइफ को जो अपने आप को खुद को मेंटेन नहीं कर सकती है, या अपने माइनर चिल्ड्रन को, जो बच्चे अभी नाबालिग हैं उनको, वो चाहे लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, उनको जी भी मेंटेन करना एक फादर का दायित्व होता है। अपने बूढ़े माँ बाप को जो अपना मेंटेनेंस खुद नहीं कर सकते हैं, इनफर्म हैं, बीमार हैं, उनको भी। यहाँ तक कि अब हमारा लॉ ये भी कहता है सर जी कि जी मेंटेनेंस एक फादर को, मैरिड डॉटर को हटा दीजिए, एक मेजर सन को भी देना चाहिए जो सन बालिग हो चुका है, अगर वो फिजिकली या मेंटली इनकेपेबल है किसी भी जी हालात में। तो उस केस में भी मेंटेनेंस का हक कर सकते हैं ये चारों कैटेगरी के लोग: वाइफ, माइनर बच्चे, लड़का जो अपने को मेंटेन नहीं कर सकता, और बूढ़े माँ बाप जो इनफर्म है, इनकेपेबल है, कोई बीमारी है इस हालात में। और ये जो सारा मेंटेनेंस पा सकते हैं महिला, बच्चे और पेरेंट्स, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 के तहत हाँ, लेते थे। पा सकते हैं। हाँ, लेकिन अब ये बीएनएसएस में वो अब 144 में आएंगे। 144 हो गया मेंटेनेंस है। का हाँ, लगभग सेक्शन सेम ही है, कोई जी ज्यादा जी। उसमें तब्दीली नहीं मैं आएगी। अपने व्यूवर्स को बता दूं कि आपको पता है कि जुलाई 2024 से 3 नए कानून लागू हो चुके हैं, जिसमें इंडियन पेनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता, जिसको बीएनएस बोलते हैं, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको बीएनएस बोलते हैं, और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो अब जो मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी के स्थान पर आया है, बीएनएस एस की जो धारा है 144 है। तो ये थी मेंटेनेंस के कानून के बारे में। अब हम बात करेंगे कि वो कौन सी स्थिति है, जो मेंटेनेंस का लॉ है उसमें, कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने से मना कर सकता है। सर इसमें अगर हम सिर्फ 125 सीआरपीसी जो ओल्ड सेक्शन है उसमें जी ही जी। अगर हम पढ़ें तो हम्म उससे भी क्लियर होता है, और कुछ लेटेस्ट आए जजमेंट से भी क्लियर होता है। हम्म कुल मिला के ऐसी 6 या 7 सिचुएशंस हैं जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ को लीगली मेंटेनेंस डिनाई कर सकता है। पहली स्थिति ये है कि वाइफ इज लिविंग अवे फ्रॉम द हस्बैंड विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज। मतलब एक निराधार कारण से वाइफ जो है हस्बैंड से अलग रह रही है, बिना उसका किसी कोई भी उचित कारण के जस्टिफाइबल अलग रह कारण रही नहीं है। है, बिना किसी उचित कारण के। तो इस हालात में अगर ये चीज प्रूव होती है कोर्ट के सामने, तो मेंटेनेंस बोथ इंटरिम एंड परमानेंट डिनाई हो सकती है। जी। दूसरा है कि वाइफ जो है अडल्ट्री में है, हम्म मतलब कि उनका कोई और रिलेशनशिप है और ये प्रूव्ड है, कोर्ट के हम्म सामने इस चीज का एविडेंस है, तो हम्म इस केस में भी हस्बैंड डिनाई कर सकता है।
तीसरा ये है सर, जो जजमेंट के थ्रू इवॉल्व हुआ है कि वाइफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड है। अगर वाइफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड है और तब भी काम नहीं कर रही हैं, तो मेंटेनेंस डिनाई हो सकता है। आजकल सब लोग पढ़ते लिखते हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, एमबीए कर चुके हैं, ऐसा केस बॉम्बे में आया था, और नहीं कर रहे हैं काम, तो कोर्ट उनको एक बेसिक मेंटेनेंस तो बांध देगा, लेकिन जो मेंटेनेंस वो मांग रहे हैं उसके लिए उनको शो करना पड़ेगा कि वो क्यों काम नहीं कर रहे हैं। फिर सर एक ये है कि वैसी महिलाएं जिनके लिए डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन पास हो चुकी है, जिनको रेस्टिट्यूशन की डिक्री में मतलब कि हस्बैंड को ये रेस्टिट्यूशन का राइट मिल चुका है कि वाइफ वापस आके हस्बैंड के साथ रहें, उस केस में भी मेंटेनेंस डिनाई की जा सकती है। और जहां म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स हुआ है, जहां म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स हुआ है, या उस वाइफ ने आगे डिवोर्स हो गया, तब तक भी आप मेंटेनेंस ले सकते हैं, लेकिन अगर फर्दर जाके रीमैरिज कर ली है, राइट आपका एलिमिनेट हो जाएगा। इस संबंध में म्यूचुअल कंसेंट पे मुझे याद आ रहा है 1995 में सुप्रीम कोर्ट एक केस गया था वनामाला का। हालांकि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसके अगेंस्ट जजमेंट दिया है, लेकिन वनामाला में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर वाइफ डिवोर्स होने के बाद भी उसने शादी नहीं की और उसके पास कोई साधन नहीं है, तो उसको डेस्टिट्यूशन की लाइफ जीने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। हाँ, और ये हवाला देते हुए कहा था कि मेंटेनेंस का जो लॉ है इट इज ए सोशल लॉ, सोशल एनेक्टमेंट है। तो ये अलग अलग तरीके के अलग अलग परिस्थितियों में जजमेंट्स आते रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि अक्सर मेरे कई व्यूवर्स पूछते हैं कि अगर क्रुअलिटी के बेसिस पे डाइवोर्स हो गया है, हस्बैंड ने डिवोर्स फाइल किया, वाइफ पे क्रुअलिटी का एलिगेशन लगाया, वो प्रूव हो गया और डिवोर्स हो गया, उस स्थिति में भी क्या वाइफ डिवोर्स के बाद क्रुअलिटी के बेसिस पे जो डिवोर्स की डिक्री ग्रांट हुई है, क्या वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? क्या स्थिति होगी? सर मैंने इस टॉपिक पे अभी थोड़ी ही रिसर्च की है, लेकिन जहां तक मेरी रिसर्च ये कहती है कि डिवोर्स प्रोसीडिंग और 125 सीआरपीसी, हालांकि मेंटेनेंस आप हिंदू मैरिज एक्ट या डीवी एक्ट में भी क्लेम कर सकते हैं, ये दोनों प्रोसीडिंग्स को सेपरेट रखा गया है। अगर एक मतलब सिंपल सी चीज है, अगर वाइफ अनएबल है अपने को मेंटेन करने के लिए, अगर वो अनएबल है, वो नहीं मेंटेन कर सकती है और वो रीमैरिज भी नहीं कर रही है, तो डिवोर्स होने के बाद भी हस्बैंड इज बाउंड टू पे फॉर हर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मींस बेसिक नेसेसिटीज, नॉट लग्जरीज ओवर हियर। बहुत बार बहुत एस्केलेटेड अमाउंट्स आती हैं, लेकिन लग्जरीज नहीं, बेसिक नेसेसिटीज की जिस लेवल पे उसकी लाइफ शादी के दौरान चल रही थी, उसी लेवल पर उसकी लाइफ और उसके बच्चों की लाइफ शादी के बाद भी चले, इस हद तक की मेंटेनेंस देनी होती है इवन आफ्टर जरूरतें पूरी होनी चाहिए। हाँ, तो बेसिक नेसेसिटी जरूर पूरी होनी चाहिए। इस संबंध में एक आध लॉ कुछ सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क हो या हाई कोर्ट के, या कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा आया हो जो स्पेशली 125(4) पे कि बिना किसी उचित कारण के महिला अलग रह रही है? क्योंकि होता क्या है कि वो लोग तो कारण, महिलाएं कारण बता देती हैं कि हमें मारते पीटते हैं, फिजिकली मेंटली टॉर्चर करते हैं। तो इस संबंध में जरा कुछ बताओ। हाँ जी सर, एक मैं आपको ये जबलपुर हाईकोर्ट, ऑनरेबल जबलपुर हाईकोर्ट का जजमेंट है, श्रीमती तेजाबाई वर्सेस चिड्डू आर्मो। इसमें ये हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन था दैट इट इज एविडेंट दैट पेटिशनर एप्लीकेंट नंबर 1 वाइफ ऑफ रिस्पोंडेंट admitted in her cross examination that respondent does not do any work due to illness, so she left the house and she is living in her paternal home. she is, अब उसके बाद उस हस्बैंड को काम मिल भी गया, या वो अपने चाहे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से देता, बट सिर्फ इस आधार पे वो उससे अलग हो गई। जब उनको वापस भी बुलाया जा रहा है, रेस्टिट्यूशन भी मूव किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि हम अपने पेरेंट्स से मदद लेंगे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेचेंगे, अभी वो काम नहीं कर पा रहा था, तो इसको निराधार माना गया। इस केस में उनको मेंटेनेंस डिनाई हुई क्योंकि वो खुद की मर्जी से गई थी और वापस जज के सजेस्ट करने पर, हस्बैंड के सजेस्ट करने पर वापस नहीं आना चाह रही थी, तो उनको डिनाई हुआ। सर अनिल जैन वर्सेस श्रीमती सुनीता जैन, सॉरी, उसमें यह है कि वो 12 दिन जितने दिन अलग रही, उतने दिन में उन्होंने एक जो क्रूएल्टी के एलिगेशन लगाए थे, एक बार भी किसी फोन कॉन्वर्सेशन पर या किसी एविडेंस में क्रूएल्टी का साक्ष्य नहीं दिया, तो इसको भी कहा माना गया कि बिना किसी उचित कारण के वो अलग रह रही हैं। इसमें भी मेंटेनेंस डिनाई हुई है। जी सर, जो हम लोगों ने शुरू में डिस्कशन किया कि बहुत सारी एक्ट्स के अंदर हम लोग मेंटेनेंस देते हैं, तो बहुत से लोग लिटिगेट्स ये सोच सकते हैं कि क्या हम डीवी में भी मेंटेनेंस दें, हिंदू मैरिज एक्ट में भी दें और 125 में भी दें, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। जो एक लैंडमार्क जजमेंट आया है, सभी को पता है, रजनीश वर्सेस नेहा का, उसमें इनकम एंड लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी एफिडेविट लगाना अनिवार्य कर दिया गया।
जी। उसमें एक कैटेगरी ये भी है कि आपको किसी और केस से क्या मेंटेनेंस मिल रही है। हाँ, उसकी अगर मिल रही डिटेल है आपको तो देनी अब होगी। जिस कोर्ट के सामने है, अगर अब जिस कोर्ट के सामने है तो फिर उसी अमाउंट को माइनस करके फिर मेंटेनेंस सेट हाँ, होगा, वो उसमें तो एडजस्ट हो जाएगा। उसका बैलेंस किया गया है, एडजस्ट हो जाएगा। तो हाँ, बस एक इस चीज ये बात को बतानी थी, लेकर के क्योंकि लोग सोच सकते हैं कि जी, इस बात को लेकर भी बड़े सवाल रहते हैं व्यूवर्स के कि क्या हमें डीवी एक्ट में भी, और मान लीजिए कोई हिंदू मैरिज एक्ट की प्रोसीडिंग चल रही है तो उसमें हाँ 24 में भी, 125 में भी, इन सभी में देना होगा हाँ अलग अलग? तो ऐसा नहीं है, आपस में सब हाँ एडजस्ट हो जाता है, देना एक जगह ही पड़ेगा। तो साथियों, आप लोगों ने देखा कि मेंटेनेंस का लॉ क्या है, मेंटेनेंस के संबंध में कानून क्या कहता है, और कौन सी धारा के तहत मेंटेनेंस ले सकते हैं, और वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने से मना कर सकता है, और दो तीन एक बहुत ही लैंडमार्क केसेस के बारे में भी आपने जानकारी की। तो ऐश्वर्या, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने हमारे लिए अपना बहुमूल्य वक्त निकाला, और मेरे दर्शकों को, मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को इतनी बेहतरीन कानून की जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, और अन्य कानूनी जानकारियों के लिए जुड़े रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस से, और देखते रहें। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।